आज के मेडिकल संवाद और सुश्रुत अवार्ड के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित राज्यसभा में संसद के मेरे साथी, हमारे मित्र आदरणीय कार्तिकेय भाई स्वामी जी, जिसको सुश्रुत अवार्ड से सम्मानित किया गया, ऐसे सभी अवार्डीज, उपस्थित भाई एवं बहनों, मुझे अच्छा लगा कि मेडिकल सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में अच्छे काम करने वाले डॉक्टर्स और अन्य लोगों का सम्मानित किया गया और अवार्ड का नाम सुश्रुत रखा। ये देश चरक और सुश्रुत का देश है। जब नेशनल मेडिकल कमीशन के लोगों में 3-4 महीने पहले एक बदलाव करा और उसमें सुश्रुत का एक फ़ोटो रखा गया, तो पार्लियामेंट में मेरे सामने एक सम्मानीय सदस्य ने खड़ा होकर प्रश्न करा कि आपने क्यों बदला। मैंने कहा कि विरासत से प्रेरणा लेके हमने काम किया। मैंने कहा कि क्या मैं देश की विरासत को संवारूं, उसमें कुछ गलत है। मैंने सामने क्वेश्चंस किया कि क्या लोगों में आज तक किसका फ़ोटो था, तो ग्रीस का एक लोक भगवान का फ़ोटो था। आज दुनिया की कई यूनिवर्सिटी में जाके देखो, वहाँ सुश्रुत का स्टैचू है। सुश्रुत ने जो मेडिकल डिवाइस का यूज़ किया था ये ज़माने में, दोस्तों, उसकी डिज़ाइन और आज के मेडिकल इक्विपमेंट जो ऑपरेशन में यूज होते हैं उसकी डिज़ाइन देखो। ये देश ज्ञान का देश है, ये सम्मान का देश है, ये संपदा का देश है। ये देश में ब्रेन पावर और मैन पावर की कभी कमी नहीं थी। सवाल इतना ही था, उसको संवारेगा कौन। आज मैं दुनिया के 53 कंट्री में गया हूँ। दुनिया की कोई भी रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाके देखो, 10 में से 3 रिसर्च फेलो आपको इंडियन मिलेगा। ये हमारी संपदा है, हमारी क्षमता है। आज आप दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट में जाके देखो, कोई ना कोई इंडियन लोग आपको मिल जाएंगे। दुनिया की कोई भी रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाके देखो, 10 में से 3 रिसर्चर आपको इंडियन मिल जाएंगे। उनकी शक्ति हमें देश में उपयोग कर सकते हैं क्या? मोदी जी ने 10 साल में केवल इतना ही किया है, हमारी शक्ति को पहचान के उसको अपॉर्चुनिटी देना। और इसलिए जब आप एक बार सोच रखते हैं ना, कोई भी व्यक्ति, समाज के संस्था अपने इतिहास को भूल जाता है, तो अब अपना भविष्य अनिश्चित हो जाता है। पिछले रास्ते आपके भविष्य के रास्ते को तय करता है। हमारा ज्ञान, हमारी संपदा, हमारी क्षमता को लेके हमें विकसित भारत बनाना है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने जब आज़ादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में रेड फोर्ट पर ध्वजवंदन किया, उस वक्त उन्होंने 5 प्राण की बात कही थी कि हम 5 प्राण लेके देश में काम करेंगे, तब जाके देश जब आज़ादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो तब हम विकसित भारत बने। विकसित भारत बनने के लिए रोड मैप तय हमें अभी से करना है, यानी कि अमृत काल में तय करना है। ये अमृत काल में 5 प्रण कौन सा? तब प्रधानमंत्री जी ने पहले प्रण बताते हुए कहा कि हम विकसित भारत बनेंगे। दूसरा प्रण में कहा कि हम गुलाम मानसिकता को छोड़ देंगे। हमारी मानसिकता ही गुलाम होगी तो हम विकसित भारत का रास्ता गलत रास्ते पे चल जाएंगे। तीसरा कहा कि हम विरासत से प्रेरणा लेंगे, हमें आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ना है तो हम प्रेरणा कहाँ से लेंगे? आज भी हम कहते हैं कि एक्स व्यक्ति, वाई व्यक्ति, हम उसको आदर से इसलिए देखते हैं, उसके पिताजी फ्रीडम फाइटर थे, उसके पिताजी देश के नामांकित साइंटिस्ट थे। आज भी उसकी 2nd-3rd जनरेशन को हम रिगार्ड करते हैं। क्यों? विरासत में उसने अच्छा विरासत मिली है।
वैसे ही देश में जो हमारी विरासत है, हमारी संपदा है, उसको लेके हमें आगे बढ़ना है, उससे प्रेरणा लेके हमें आगे बढ़ना है। हमें सुश्रुत और चरक से भी प्रेरणा लेना है। उसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया में जो बेस्ट है वो हमें नहीं लेना है, ऐसा नहीं। हमारी फिलोसॉफी ही है, हमारा संस्कार ने हमें सिखाया है, हमारा शास्त्रों ने हमें सिखाया है, संसार में जो कुछ श्रेष्ठ है उसको हमें ग्रहण करना है। लेकिन हमारी जो संपदा है, हमारी जो विरासत है, उसके ऊपर हमें गौरव महसूस करना है। चरक और सुश्रुत हमारी विरासत है, उससे प्रेरणा लेके हमें आगे बढ़ना है। मोदी जी ने आगे कहा, हम कर्तव्य परायण रहे, हम कर्तव्य परायण रहे, यानी कि देश के हर नागरिक अपना कर्तव्य को वहन करे। हर व्यक्ति का कर्तव्य होता है, देश के लिए कौन क्या करेगा। उसका मतलब यही नहीं है कि मोदी जी प्रधानमंत्री है यही सब कुछ करे, ये मंत्री है हेल्थ मिनिस्टर वही सब कुछ करे, जी नहीं। देश के 140 करोड़ की जनता का कर्तव्य देश के प्रति कमिटमेंट होकर काम करने का है। हम सब लोग जहाँ भी है, हम डॉक्टर्स हैं, तो डॉक्टर ने भी अपना कर्तव्य का निर्वहन करना है। हेल्थ एक्सेसिबल कैसे बने, हेल्थ एफोर्डेबल कैसे बने, प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया। लेकिन मेरे देश के हर डॉक्टर्स, हर पैरामेडिक स्टाफ वो सोचे कि मेरा कर्तव्य है, मेरे देश में हेल्थ को एक्सेसिबल बनाना है। मुझे बॉन्ड की आवश्यकता नहीं होगी, मैं मेरे देश में मेरा कर्तव्य को निर्वहन करने के लिए मैं डॉक्टर बना हो, चलो मैं 5 साल 5 ईयर्स के लिए दूर सुदूर इलाके में, गांव में जाके मैं मेरी ड्यूटी करूंगा, 2 साल 3 साल जो भी मुझे अनुकूलता हो इतने समय। दोस्तों हमारा कर्तव्य है, तब जाके हेल्थ एक्सेसिबल होगा। दोस्तों कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए मोदी जी ने कहा, और 5वां कहा, हम सब लोग साथ में चले, एकता से आगे बढ़े। एक व्यक्ति जब कोई संकल्प के साथ एक डग आगे बढ़ाते हैं तो एक व्यक्ति एक कदम आगे बढ़ सकता है। लेकिन मोदी जी ने कहा कि 140 करोड़ की जनसंख्या एक संकल्प, विकसित भारत के संकल्प के साथ सब कुछ कार्य करेंगे, या तो जो कार्य करेंगे उस संकल्पबद्धता से करेंगे, एक साथ में संकल्पता से करेंगे, देश एक साथ में 140 करोड़ डग आगे बढ़ सकता है दोस्तों। और इसलिए ये 5 प्रण को लेके होलिस्टिक अप्रोच के साथ हमने काम करना चालू करा है। मोदी जी ने कभी टोकन में नहीं सोचा है, मोदी जी हमेशा टोटल में सोचते हैं। टोटल अप्रोच के साथ कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, उसका बेस्ट एग्जाम्पल हमारा हेल्थ सेक्टर है। दोस्तों पहले तो संसद के फ्लोर पर 2 क्वेश्चंस पूछते थे और आग्रह करते थे, या तो मंत्री के चैम्बर में जाके कोई सांसद जी या तो कोई विधायक जी कहते थे कि हमारे यहाँ अस्पताल खोल दो, उसके यहाँ अस्पताल खुल जाती थी। किसी का प्रेशर बढ़ जाता था पॉलिटिकल कारणों से, मैं मंत्री हूँ तो मैं मेरे क्षेत्र में एक बड़ी अस्पताल खोल देता था। जी नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। उसके लिए कार्य योजना बननी चाहिए, देश के हर नागरिक को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो, उसके लिए एक प्लान बनना चाहिए। और इसलिए मोदी जी ने हेल्थ को एक्सेसिबल बनाने के लिए, हेल्थ को एफोर्डेबल बनाने के लिए एक कार्य योजना सुनिश्चित करी, और देश में 1,60,000 से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर यानी कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाया गया। 5-6 हज़ार पॉपुलेशन पर एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर हो, वहाँ आने वाले पेशेंट उसको 12-13 टाइप की का टेस्टिंग फैसिलिटी हो, प्राइमरी ट्रीटमेंट हो, और उसके बाद 1,60,000 आपने आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोल दिया। लेकिन वहाँ डॉक्टर चाहिए, और देश में डॉक्टर आज़ादी के बाद 2014 तक यानी कि 70 साल में ये देश में MBBS की सीट थी 350, आज वो 707 है, 10 साल में डबल हो गई। 2014 में MBBS की सीट थी 54,000, आज 1,07,000 है। वैसे PG की सीट बढ़ाई गई, और हम ये लक्ष्य को लेके आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले दिनों में UG और PG की दोनों सीट सेम होगी, और दोनों सीट को भी हमें आगे बढ़ाना है, ताकि देश में डॉक्टर की उपलब्धता हो। इतना ही नहीं,
मुझे कई बार कई डॉक्टर्स आके क्वेश्चंस करते थे कि मंत्री जी आप सीट मत बढ़ाओ, अभी आपने कहा कि 1000 पर 1 डॉक्टर होना चाहिए, ये रेशियो तो पूरा हो गया है। मैंने कहा कि यहाँ से हमारी सोच पूरी नहीं होती है। हमारा डॉक्टर ने दुनिया में अपनी शाख बनाई है। कोविड क्राइसिस के दरमियान मैं सारी दुनिया के साथ बात करता था और उस वक्त दुनिया के हेल्थ मिनिस्टर मुझे कहते थे, जब डेल्टा वेरिएंट चल रहा था तब आपके यहाँ डॉक्टर्स ड्यूटी पे आते हैं, आपके यहाँ नर्स ड्यूटी पर आते हैं। तब मैंने उसको कहा था कि हमारे यहाँ हेल्थ ये कॉमर्स नहीं है जी, हमारे यहाँ हेल्थ ये सेवा है। हमारे सभी डॉक्टर्स, सभी नर्स, सभी पैरामेडिक स्टाफ ड्यूटी पर आते हैं। कई डॉक्टर ने अपना प्राण गंवा दिया लेकिन अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ी, अपना कर्तव्य परायणता का पालन करा था। ये हमारा देश का हेल्थ का मॉडल है और इसलिए देश में डॉक्टर की संख्या और बढ़ानी है। हमारी रिक्वायरमेंट को तो पूरा करना है, लेकिन दुनिया में भी भारतीय नागरिक, भारतीय डॉक्टर्स अपनी सेवाएं दे और हील बाय इंडिया के द्वारा दुनिया को भी स्वस्थ रखने का काम हिंदुस्तान को करना है। वैसे ही देश में डॉक्टर की सीटें बढ़ी, टर्शरी केयर के लिए सुविधा होनी चाहिए। देश में 22 एम्स का निर्माण कार्य चल रहा है। हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज बने, इस दिशा में काम आगे बढ़ रहा है। हेल्थ को एफोर्डेबल बनाना चाहिए। दोस्तों, आज से 15 साल पहले अमेरिका में ओबामा ने 10 करोड़ लोगों को हेल्थ सिक्योरिटी दी थी और दुनिया में ओबामा केयर नाम से योजना पॉपुलर हुई। मोदी जी ने देश में 12 करोड़ फैमिलीज यानी कि 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज की गारंटी दी है। दोस्तों, ये छोटी बात नहीं है। हम जनप्रतिनिधि हैं, पॉलिटिकल लोग हैं। हमारे पास कई पेशेंट आते थे और कहते थे गरीब परिवार के व्यक्ति है, उसको ऑपरेशन कराना है, उसके पास पैसा नहीं है। मैं भी दोस्तों ग्रामीण बैकग्राउंड से आता हूँ। मेरी पढ़ाई गांव के सरकारी स्कूल में हुई है। मैं गांव से अप डाउन करके एक टाउन तक मैंने 12th की पढ़ाई की है। मैंने गरीबी भी मेरे नज़रों से देखी है और गरीब लोगों के यहाँ कोई बहुत बड़ी बीमारी आ जाती है तब उसकी हालत क्या होती है, ये भी मैंने प्रत्यक्ष देखी है। दोस्तों, शायद एक क्लास है देश में जिसके लिए 5 लाख कोई बड़ी रकम नहीं है, लेकिन दिन की कमाई करके दिन में खाने वाले लोग, उसके यहाँ कोई बड़ी बीमारी आ जाती है और डॉक्टर साहब बोल देते हैं कि उसको हार्ट का ऑपरेशन करना होगा और 3 लाख का खर्च होगा। उसके पैर से धरती खिचक जाती है और वो बोल देते हैं कि मुझे घर वापस भेज दो। गांव में एक ट्रेडिशन होती है, कोई पेशेंट ट्रीटमेंट करा के गांव में घर पे आते हैं तो अगल बगल वाले लोग, गांव के लोग उसको पूछने के लिए जाते हैं कैसी हालत है आपकी। तब वो कहते हैं कि डॉक्टर ने कहा सेवा करो घर पे ले जाके। डॉक्टर ने तो ऑपरेशन करने के लिए कहा था, लेकिन वो ऑपरेशन नहीं करवा पाए। ऐसे कई गरीब परिवार के लोगों ने अपने परिवारजन को खोया है। एक गरीब परिवार में पैदा होकर देश के प्रधानमंत्री होते हैं और गरीबों का दर्द कैसे समझते हैं, उसमें से कैसे योजनाएं निकलती है, उसका बेस्ट एग्जाम्पल आयुष्मान भारत योजना है। आयुष्मान भारत योजना के तहत आज देश के गरीब लोगों को हेल्थ एफोर्डेबल हो रही है। देश हेल्थ सेक्टर में बदलाव कर रहा है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है और कभी सैचुरेशन मोड में नहीं आ जाना चाहिए। ये मोदी जी का मंत्र है। समय बदलता है, बदलते समय के साथ हमें भी बदलते रहने की आवश्यकता होती है। हमारी खामियां को ढूंढ के उसका सॉल्यूशन के लिए हमें प्रयास करना होता है। कोविड के दरमियान हमारी हेल्थ सेक्टर की खामियों को हमने देखा। दुनिया ने भारत की कोविड मैनेजमेंट के लिए सराहना की, ये एक बात है। हमने बेस्ट से बेस्ट तरीके से
हेल्थ मैनेजमेंट करा, कोविड मैनेजमेंट करा। मैं कार्तिक भाई पहले जब बात कर रहा था दुनिया के साथ, तब दुनिया के मन में चिंता थी कि इंडिया कोविड मैनेजमेंट नहीं कर पाएगा। और वो लोग मुझे कहते थे कि इंडिया इज़ ए बिग कंट्री, ह्यूज डाइवर्सिटी, 1.4 बिलियन पॉपुलेशन, आप कैसे कोविड को मैनेज करेंगे। इंडिया में एस्टिमेटेड कैजुअलिटी के आधार पर दुनिया में कितने लोग मरेंगे उसका एस्टिमेट करते थे। मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि मैं 3 बार भारत सरकार की ओर से मोदी जी ने मुझे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भारत के डेलीगेशन का नेतृत्व करते हुए भेजा। जब लास्ट ईयर जनवरी में मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में गया, बिल गेट्स के साथ मेरी मीटिंग थी। बिल गेट्स दुनिया का बड़ा आदमी के रूप में माना जाता है। कई कंट्री के वर्थ इकट्ठे हो तब जाके एक बिल गेट्स बनता है, और हेल्थ सेक्टर में वो बहुत बड़ा काम करता है। हम भारतीय हैं, हमारी मीटिंग तय हुई तो मैं खड़ा होके मेरे कमरे के बाहर उसको लेने के लिए गया। जब वो आए, मेरे से हैंडशेक किया, उसका पहला सेंटेंस था, कॉन्ग्रेचुलेशंस इंडिया, यू हैव डन गुड कोविड मैनेजमेंट एंड वैक्सीनेशन ड्राइव। इंडिया क्या कर सकता है, कई चीज़ हमारे ध्यान में नहीं आती है। हमने 220 करोड़ वैक्सीन डोज एडमिनिस्टर करा। ऐसे 11 दिन थे जिसमें 1 करोड़ से एबो वैक्सीन का डोज एडमिनिस्टर हुआ हो। ऐसे 165 दिन थे, 165 डेज थे, जिसमें 75 लाख से अधिक वैक्सीनेशन डोज एडमिनिस्टर हुआ हो। 1.5 लाख सेशन लगते थे डेली, 1.5 लाख सेशन। एक सेशन में 7 लोगों का स्टाफ चाहिए, तब जाके एक सेशन लग सकता है। क्या आपने कभी न्यूज़पेपर में पढ़ा कि वैक्सीन पहुंच गया था लेकिन वैक्सीनेटर नहीं था? कभी नहीं पढ़ा होगा। वैक्सीनेटर थे लेकिन वैक्सीन नहीं पहुंचा था, कभी नहीं पढ़ा होगा। उस दिन दुनिया में सिरिंज और नीडल नहीं थी। आपने कभी ऐसा नहीं पढ़ा होगा कि सिरिंज नहीं थी इसलिए वैक्सीनेशन रुका, नीडल नहीं थी इसलिए वैक्सीनेशन रुका। जी नहीं, उस वक्त मिशन मोड में मोदी गवर्नमेंट काम करती थी। भारत सरकार के हेल्थ मिनिस्टर तब मैसेज मिलने के बाद सोता था जब अगले दिन वैक्सीन कंपनी से निकलता था। कोल्ड चेन को मेंटेन करते हुए रीजनल डेपो तक के वैक्सीन पहुंचता था। एक डैशबोर्ड के पर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम उसको मॉनिटर करते थे। ये वैक्सीन कंपनी से निकला कहाँ पहुंचा, ये रीजनल डेपो पर पहुंचे, स्टेट के डेपो पर पहुंचे, स्टेट से डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचे, और डिस्ट्रिक्ट से वैक्सीनेशन सेंटर पर 1,50,000 वैक्सीनेशन सेंटर पर जब डोज उपलब्ध हो जाते थे तब भारत सरकार के हेल्थ मिनिस्टर रात को सोते थे। दोस्तों, इस तरह से मॉनिटर करा गया था। तब जाके मोदी जी ने इतनी बड़ी क्राइसिस में कोविड के सामने सक्सेसफुल लड़ाई लड़ी। ये देश कर सकता है। मैं एग्जाम्पल आपको इसलिए देता हूँ, ये हमारा सामर्थ्य का प्रतीक है। और ये ही समय था जब मोदी जी ने एक मीटिंग पहली करी थी। ये मीटिंग का मैं साक्षी हूँ। मोदी जी ने देश के साइंटिस्ट को पूछा कि कोविड के सामने हम कैसे लड़ेंगे। तब साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री जी, ये न्यू वायरस है, अननोन वायरस है, ये म्यूटेट होकर कैसा बिहेवियर करेगा हमें भी नहीं और दुनिया के कोई साइंटिस्ट को पता नहीं है, लेकिन हमें इतना पता है कि वैक्सीन उसका सॉल्यूशन हो सकता है, वैक्सीन उसका सॉल्यूशन है। तब मोदी जी ने कहा था कि क्या हम देश में वैक्सीन नहीं बना सकते? तब तक का इतिहास तो यही था कि दुनिया के कोई देश में वैक्सीन बनता था, रिसर्च होता था। बाद में कई सालों के बाद, मिनिमम 8 साल मैक्सिमम 15 साल के बाद ये वैक्सीन इंडिया में आता था। ये भी महंगा वैक्सीन होता था दोस्तों। $25 का, $30 का वैक्सीन हमने इंपोर्ट करा होता तो हम कब वैक्सीनेशन देश को कर सकते। और उस वक्त देश के साइंटिस्ट की सामर्थ्यता को समझते हुए मोदी जी ने कहा था
कि मुझे यकीन और भरोसा है मेरे साइंटिस्ट पर। आप प्रयास करिए, संसाधन की कोई कमी नहीं रहेगी, संसाधन की कोई कमी नहीं रहेगी। निष्फलता मेरी, सफलता आपकी। मैं आपको गौरव के साथ कह सकता हूँ कि दुनिया में फर्स्ट डोज 20 दिसंबर 2020 को लगा था। इंडिया ने 16 जनवरी यानी कि एक महीने के अंदर इंडियन रिसर्च, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग किया गया वैक्सीन का पहला डोज लगा दिया था। दोस्तों, ये हमारा हेल्थ सेक्टर का सामर्थ्य है, ये हमारी क्षमता है। और इसलिए दोस्तों, जिस लोगों ने आज अवार्ड प्राप्त करा है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सुश्रुत से प्रेरणा लेके, चरक से प्रेरणा लेके अपने स्वयं में रही हुई शक्ति को पहचान के आपने जो परफॉर्मेंस किया है, वो परफॉर्मेंस के आधार पर आज आपको सम्मानित करा है। ये परफॉर्मेंस को रिसर्च में कन्वर्ट करके, ज़रूरी नहीं है कि रिसर्च लैब में बैठ के ही हो सकता है, रिसर्च एक्सपेरिमेंट के आधार पर भी हो सकता है। आप जहाँ भी काम करें वहाँ मुझे देश को बेस्ट देना है और देश की उत्तम सेवा करनी है, ये भाव से आप काम करेंगे तो आपके मन में कई आइडिया आएंगे, कई आपके अनुभव आपको कई सुझाव देंगे, आपके अनुभव आपको कई टाइप की प्रेरणा देंगे। ये प्रेरणा देश को विकसित भारत बनाने में मैं मानता हूँ कि अवश्य उपयोगी होगी। मैं फिर से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और कार्तिकेय भाई को अभिनंदन करता हूँ कि जिन्होंने एक अच्छा कार्यक्रम को आयोजित किया। आपको अनेकानेक शुभेच्छाएं। धन्यवाद। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.